चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात होगी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में यूपी एनकाउंटर पर हुई अहम सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने अतीक और अशरफ हत्याकांड पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए यूपी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को अस्पताल में एम्बुलेंस से क्यों नहीं ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट अतीक हत्याकांड समेत उत्तर प्रदेश में हुए तमाम एनकाउंटर्स पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को तलब किया है, लेकिन दूसरी तरफ यूपी पुलिस और प्रशासन माफिया को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आगे दिखाएंगे आपको एसटीएफ जांच से कौन कौन से नए खुलासे हुए हैं। अगली खबर के लिए रुक करते हैं महिमा। देखिए, चार के बाद में दूसरी बड़ी खबर आपको मैं बताऊंगी और केरल से खबर होगी, जहां पर फिल्म द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 5 मई को फिल्म भी रिलीज हो जाएगी और इस फिल्म में हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर उनके धर्मांतरण के मुद्दे को दिखाया गया है। दावों के मुताबिक करीब 30,000 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और जिंदगी बर्बाद कर दी गई। ये पूरा षड्यंत्र आईएसआईएस की साजिश के तहत अंजाम दिया गया। कई लड़कियों ने सामने आकर अपनी दर्दनाक कहानी भी साझा की है। रिपोर्ट के जरिए मैं आपको पूरी खबर बताऊंगी, लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पलक। बिल्कुल, तो तीसरी बड़ी खबर में बात होगी जिया खान की मौत के 10 साल के बाद सूरज पंचोली के तमाम आरोपों से मुक्त उनको कर दिया गया। जांच दल ने सूरज पर जिया को मौत के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। ये केस कई मोड़ से होकर आज फैसले तक पहुंचा, लेकिन राबिया खान ने कहा है कि वो एक मां है, हार नहीं मानेगी। अब वो हाईकोर्ट में आगे की लड़ाई लड़ेगी। इस खबर पर विस्तार से चर्चा होगी। चौथी बड़ी खबर बताएंगी साक्षी। नमस्कार, चार के बार में चौथी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी पटना से। पटना में होने वाली है धीरेन्द्र शास्त्री की कथा और उसके ऊपर बवाल छिड़ गया है। तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो बाबा बागेश्वर को बिहार का धार्मिक माहौल खराब करने नहीं देंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना में हिंदू मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश करी है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, तो उनका घेराव कर दिया जाएगा। इसके बाद बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर हो गई है। तो इस खबर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले पहली खबर का रुख करते हैं मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर के साथ। तो चलिए चार के बाद की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। कि चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल, मल्लिकार्जुन खड़गे पर एफआईआर की मांग की गई है। बीजेपी ने की है चुनाव आयोग से मांग। खड़गे ने की थी पीएम पर विवादित टिप्पणी, जिसको लेकर के ये बात रखी गई। चुनाव प्रचार से रोकने की भी मांग की गई है। तो बीजेपी ने की है चुनाव आयोग से ये बड़ी मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के उनकी जो विवादित टिप्पणी थी पीएम पर, उसको लेकर के उन पर रोक लगाने की मांग की गई है। चुनाव प्रचार से रोकने की भी मांग इस प्रतिनिधि मंडल ने की है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और मल्लिकार्जुन खड़गे पर एफआईआर की मांग की गई है। इसके साथ ही कर्नाटक चुनाव से जोड़ते हुए इसे भी देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस कर्नाटक चुनाव को लेकर के इस वक्त कमर कस रही है। ऐसे में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की मांग यही कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव प्रचार न करने दिया जाए। जब हमने चुनाव आयोग को ये पूरा ज्ञापन दिया तो हमें लगा कि चुनाव आयोग भी इस विषय को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि ये कोई जबान फिसलने वाला विषय नहीं है। जानबूझकर 3-4 वाक्यों को इस तरीके से बोला गया है जो कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा है, जो कांग्रेस के इस कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को भड़काया जाए, जो कांग्रेस के उस हेट कैंपेन का हिस्सा है जिस हेट कैंपेन में वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग से मांग करी है। ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें पहले भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। न केवल श्री खड़गे को चुनाव आयोग से निर्देश देकर केवल कैंपेन से न रोका जाए, एफआईआर भी दर्ज की जाए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौतरफा घिर गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला साहब। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। कांग्रेस पार्टी का जो डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट है, वो डिफीट के डिप्रेशन के कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब जब डर्टी डीइंग डिपार्टमेंट डिफीट के डिप्रेशन के कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसी तरह का गाली का गोल और बदहाली का झोल दिखाई पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का।
जहर उगलने का पाप कांग्रेस कर रही है। कल खड़गे जी की भाषा क्या थी? क्या राहुल गांधी यही तुम्हारी मोहब्बत की दुकान है? मोदी जी के बारे में 91 बार ऐसी टिप्पणियां की है जो अशोभनीय है, अमानवीय है, अनैतिक है। मोदी जी को देश प्यार करता है। मोदी जी देश बना रहे हैं, देश बढ़ा रहे हैं। क्या उनके खिलाफ मैदान में आप नहीं निपट सकते तो ऐसे निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल करोगे? क्या हो गया है कांग्रेस को? लेकिन कांग्रेस ये समझ ले कि जितना मोदी जी का विरोध करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उतने ही मोदी जी मजबूत होंगे। और इसी बीच मिल रही है बड़ी खबर। ईडी केस में भी मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। आपको बता दें, ईडी केस में जमानत याचिका खारिज हुई है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को यहां पर लगा है ईडी केस में। आपको बता दें, ईडी केस में भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तो आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद है और बड़ा झटका उनको यहां पर लगा है। ईडी केस में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगा है। ईडी केस में भी अब जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया को जमानत इस मामले में नहीं मिलेगी, क्योंकि सीबीआई केस के बाद ईडी केस में भी जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था पूरा शराब घोटाले में, जिसके तहत पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसके तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है ऐसे मामलों में। तो ऐसे उम्मीद जताई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलेगी और वही आज कोर्ट ने भी आदेश दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले 31 मार्च को सीबीआई केस में इसी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने ईडी केस में जमानत याचिका दायर की थी। और सबसे दिलचस्प मामला ये है कि जिस जज ने सीबीआई केस में उनकी जमानत खारिज की थी, वही जज यानी कि जो स्पेशल जज हैं एनके नागपाल, उन्होंने इस केस में भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब इस फैसले के खिलाफ अब मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, क्योंकि निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद उन्हें अब ऊपरी अदालत का ही रुख करना होगा। तो फिलहाल मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम जो है वो नहीं ले रहे हैं। मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को यहां पर लगा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने योगी राज के दौरान हुए एनकाउंटर्स पर सुनवाई की। अतीक अशरफ हत्याकांड के हालात देखकर सर्वोच्च अदालत यूपी सरकार से नाराज नजर आई। अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि अतीक और अशरफ को अस्पताल में एम्बुलेंस से आखिर क्यों नहीं ले जाया गया। कोर्ट ने 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए यूपी सरकार पर कई सवाल दाग दिए। वहीं दूसरी तरफ अतीक की माफिया फैमिली पर पुलिस और एसटीएफ लगातार शिकंजा कस रही है। अब इस जांच में नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। माफिया अतीक के करीबियों पर तेज प्रहार, वकील के संपर्क में शाइस्ता, दिल्ली में सरेंडर का प्लान, जेल में बंद अली के नाम से चिट्ठी वायरल, चुनाव में मुसलमानों से एक होने की अपील, कौशाम्बी में पुलिस का छापा और फ्लैग मार्च, गुड्डू मुस्लिम ने बदला हुलिया, पढ़ रहा हनुमान चालीसा, चिट्ठी देकर आतंकी ट्रेनिंग के लिए भेजता था अशरफ, माफिया के पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच तेज। माफिया अतीक मिट्टी में दफन हो चुका है और अब उसकी माफियागिरी के बचे हुए निशानों को चुन चुन कर जमीन दोस्त किया जा रहा है। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता भागते भागते थक चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आज वो दिल्ली में सरेंडर कर सकती है। जानकारी मिली है कि लेडी माफिया दिल्ली के एक वकील के संपर्क में है, जिसके जरिए उसने आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई है। सरेंडर की भनक पहले से जांच दल को लग चुकी है, लिहाजा यूपी एसटीएफ दिल्ली समेत एनसीआर में पहले से उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। खबर है कि पुलिस ने दिल्ली के जामिया और करोल बाग में शाइस्ता को लेकर पूछताछ भी की है। वहीं पुलिस को पता चला है कि शाइस्ता लखनऊ के एक नेता के संपर्क में बनी हुई है, लिहाजा दिल्ली के साथ लखनऊ में भी एसटीएफ ने इन्वेस्टिगेशन की है। दिल्ली में शाइस्ता का सरेंडर का प्लान, गिरफ्तारी के लिए एनसीआर में एसटीएफ की छापेमारी, ईडी ने फ्रीज किए करीबियों के 6 खाते। क्या अतीक शाइस्ता के बीच एक औरत ने खड़ी की थी दीवार? बता दें कि मां की तरह बेटा असद भी एनकाउंटर में मारे जाने से पहले दिल्ली ही छिपा हुआ था। एक तरफ एसटीएफ शाइस्ता को दबोचने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ माफिया घराने की अवैध कमाई को भी सरकारी खजाने में मिलाने का काम तेजी से जारी है।
ईडी ने शाइस्ता के 6 करीबियों को रडार पर लेकर 6 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। इस बीच एक ऐसी औरत का जिक्र सामने आया है जो कि अतीक को तो पसंद करती थी, लेकिन शाइस्ता को उससे जलन होती थी। ये औरत हत्याकांड से ठीक पहले अतीक से मिली भी थी। इतना ही नहीं, इस महिला ने जेल जाकर माफिया से कई बार मुलाकात की थी। पुलिस को इस रहस्यमयी औरत की जानकारी फोन रिकॉर्डिंग से मिली है। जब शाइस्ता को इसके बारे में पता चला तो उसने पति अतीक से बड़ा झगड़ा भी किया था। शाइस्ता के साथ साथ अली अशरफ असद के बारे में भी पुलिस को नई जानकारियां मिली हैं, जिनकी तेजी से जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। नैनी जेल में बंद अली के नाम से सोशल मीडिया पर चिट्ठी वायरल। बहकावे में आए बगैर मुसलमानों को चुनाव में एकजुट रहने का आह्वान। उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद ने अतिन को छिपाने के लिए दिया मोबाइल। पुलिस ने अतिन से सख्त पूछताछ के बाद बरामद किया फोन। यूपी पुलिस करेगी अशरफ की सिफारिशी चिट्ठियों की जांच। युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग के लिए भेजता था पाकिस्तान। फरार गुड्डू मुस्लिम ने डर में बदला हुलिया। पुलिस को धर्म परिवर्तन की आशंका। शूटर को याद है गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा। माफिया अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने कौशाम्बी और प्रयागराज में भी छापेमारी की है। निकाय चुनाव के वक्त कुछ लोग हालात बिगाड़ने पर आमादा है, लिहाजा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर ऐसे लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की है। आपके मतदान को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहे अतीक घराने की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि प्रयागराज में पीड़ित परिवार ने जाति प्रमाण पत्र देकर हत्याकांड में SC/ST एक्ट जोड़ने की मांग की है। भैया हमने ये SC/ST शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट था जो मामा जी के नाम से धनगर के नाम से इशू था, तो उसी के लिए हमने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन दोनों लगा दी है। वो हमें थोड़ा डिले जानकारी हुई, हमें नहीं जानकारी थी, उसके बाद फिर हमें जब जानकारी तो हमने उसको प्रोवाइड कर दी ताकि SC/ST धारा में भी FIR में हो जाए तो उसी पे कार्रवाई हो जाए और आगे भी बढ़ जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के वादे के मुताबिक माफिया ही नहीं, उसके अवैध कब्जों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अतीक के गुर्गे रिजवान की प्रॉपर्टी पर बाबा के बुलडोजर ने चढ़ाई कर दी है। अतीक, अशरफ, असद और गुलाम मिट चुके हैं। माफिया घराने के बाकी सदस्यों पर पुलिस प्रशासन कहर बनकर टूट रही है। इनकी अवैध जमीन जायदाद को भी धराशाही करने का काम साथ साथ लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बढ़ते हैं आगे। जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद आदित्य पंचोली के बेटे ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ फैसले से निराश जिया खान की मां राबिया खान हाईकोर्ट का रुख करेंगी। अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सूरज पंचोली को आरोप मुक्त किया है। 10 साल पहले हुई जिया की मौत के बाद केस की जांच कई दौर से गुजरी। रिपोर्ट आप देखिए। सूरज पंचोली को सीबीआई कोर्ट ने किया बरी। जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का था आरोप। पुलिस ने 6 पन्नों की सुसाइड नोट पर केस किया था दर्ज। एक्ट्रेस ने 3 जून 2013 को घर में किया था सुसाइड। 10 साल की लंबी जांच और सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया। बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। जिया खान की मौत की मिस्ट्री कई अहम मोड़ से गुजरी। पहले इसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, फिर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथों में चली गई। निशब्द और गजनी जैसी फिल्मों की एक्ट्रेस जिया खान ने 3 जून 2013 को जुहू में अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। जुहू पुलिस ने जांच के दौरान 7 जून 2013 को जिया खान के घर से 6 पन्नों का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट बरामद किया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 11 जून 2013 को बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लगभग 1 महीना जेल में बिताने के बाद 1 जुलाई 2013 को सूरज पंचोली को जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन पुलिस की जांच से जिया खान की मां राबिया खान संतुष्ट नहीं थी। उनका कहना था कि ये हत्या का मामला है। राबिया चाहती थी कि इस केस में मर्डर मानकर जांच की जाए। 3 जून 2013 25 साल की जिया खान ने घर में सुसाइड किया। 4 जून 2013 घर से 6 पेज का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में सूरज पंचोली का जिक्र था।
10 जून 2013 जिया की मां राबिया खान ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया। 2 जुलाई 2013 सबूतों के अभाव में सूरज को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली। सूरज ने 22 दिन जेल में बिताए। जिया की मां की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2014 में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी थी। 2015 में सीबीआई ने जांच के बाद कोर्ट में सूरज पंचोली के इसमें सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत आरोप तय किए गए थे। पर जिया की मां राबिया ने हाईकोर्ट का रुख कर अमेरिका की एफबीआई से जांच कराने की मांग कर डाली, लेकिन राबिया की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जुलाई 2014 मुंबई पुलिस ने ये मामला सीबीआई को सौंपा। 9 दिसंबर 2015 सीबीआई चार्जशीट में दावा, जिया सुसाइड के कुछ महीने पहले प्रेग्नेंट हुई थी। सूरज ने जिया को अबॉर्शन कराने के लिए कुछ दवाइयां लाकर दी थी। चार्जशीट में कहा गया 2021 सेशंस कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए ये केस उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर। 2022 जिया की मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट में केस की नए सिरे से जांच करने के लिए याचिका दायर की। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। 20 अप्रैल 2023 सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जस्टिस एएस सैयद ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी। इस केस में 2019 में मुकदमा शुरू हुआ। 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई पूरी हुई। 28 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को तमाम आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन जिया खान की मौत के आरोपों ने उनका फिल्मी करियर बर्बाद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए खबरों में बात बागेश्वर बाबा की। धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार पटना में हनुमान कथा करने पहुंच रहे हैं, लेकिन लालू के लाल तेज प्रताप ने अभी से बाबा बागेश्वर के लिए चेतावनी जारी कर दी है। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप ने कहा है कि वो पटना में हवाई अड्डे पर ही धीरेन्द्र शास्त्री को घेरने वाले हैं और उनको घेर लेंगे। जवाब में बीजेपी भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। देखिए वजह क्या कुछ है इस मामले में। दौरे पर आफत, धीरेन्द्र शास्त्री पर सियासत। तेज प्रताप की चेतावनी, बीजेपी आरजेडी में ठनी। हिंदू मुस्लिम हुआ तो संग्राम तय है। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार पहुंचने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जहां विरोध का बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने तेज प्रताप यादव के बहाने लालू परिवार को निशाने पर ले लिया है। देखिए, ये सब तुष्टीकरण की नीति और एक खास वर्ग के वोट को देख करके ऐसा बोल रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग अगर आते हैं बिहार तो उनका बकार भी नहीं निकलता है। ये रोजा में इतना इफ्तार किए हैं कि इस्लाम के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया है, तो इस्लाम धर्म ही स्वीकार कर लें। रही बात उनके विरोध की, तो बागेश्वर बाबा यहाँ आवेंगे, जिनको विरोध करना है 13 करोड़ जनता देख रही है, सबका हिसाब होगा, चिंता नहीं करना है। बहुत जल्दी कटनी में योजना के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से 17 मई के बीच पटना में हनुमत कथा का वाचन करेंगे। ये कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम अगले महीने पटना में होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार पटना आ रहे हैं। गांधी मैदान में 13 से 17 मई तक श्री हनुमत कथा सुनाएंगे। 12 मई को गांधी मैदान तक भव्य कलश शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें 5100 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। कलश यात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े और बैंड भी शामिल होंगे। इसका धार्मिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन और हनुमत कथा वाचन पर नीतीश सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने पहले ही विरोध का ऐलान किया है। उन्होंने साफ किया है, अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, मैं उनका हवाई अड्डे पर घेराव करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है।
हैरानी की बात यह है कि धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले तेज प्रताप यादव आज खुद हनुमत कथा के विरोध में उतर आए हैं। अब इसे जरूरी कहा जाए या तेज प्रताप की सियासी मजबूरी, ये कहना फिलहाल मुश्किल होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि तेज प्रताप के अल्टीमेटम के बाद बिहार की राजनीति में फिलहाल घमासान मचा हुआ है और ये मामला कहां जाकर खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।